हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसका कि नाम है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड आर्हेनियस इक्वेशन। मुझे एक आइडिया है कि आप सभी लोगों को कैटलिस्ट का रोल पता होगा, क्योंकि ये 9th, 10th, 11th में पढ़ा भी होगा कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। तो बहुत स्टूडेंट्स ये आंसर देते हैं क्या कि कैटलिस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। शब्दों को पकड़िएगा, कैटलिस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्टूडेंट आंसर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है। तो एक्चुअली में ये आंसर गलत है। तो कैटलिस्ट करता क्या है? तो कैटलिस्ट का एक ही काम है, क्या? कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज, शब्दों को सुनेगा ध्यान से, कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीज करने का सवाल ही नहीं है। कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट का यहाँ मतलब क्या है? मैं अगर इसका पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो रेट मतलब कहीं कहीं लिखा होता है स्पीड, कहीं लिखा होगा वेलोसिटी। तो जो रेट का शब्द है वो स्पीड को इंडिकेट करता है या वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये बोल सकते हो। अब कुछ बातें यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। क्या कैटलिस्ट क्या कर सकता है बताइए? तो कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर टॉप जो बोर्ड पर डायग्राम बना है उसको हम समझाएंगे। कैटलिस्ट को लेकर के दो तीन बातों का एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कैटलिस्ट करता क्या? तो कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर आपके मन में आएगा सर जो डिक्रीज करता है उसको क्या कहते हैं? तो बाबू उसको इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर। फिर से बोल रहे हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन की स्पीड को घटाता है उसको हम लोग इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या है? इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस which decrease the rate of reaction। थोड़ा सा इस बात को याद समझ लीजिएगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि इनहिबिटर का रोल क्या है और कैटलिस्ट का रोल क्या है। कुछ बातें और बताना चाहेंगे कैटलिस्ट को लेकर के। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड बढ़ने का मतलब क्या? टाइम घटा देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन। क्या बोला मैंने? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी का स्पीड बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? उसका टाइम घट रहा हो, मतलब कहीं पहुंचने का स्पीड बढ़ गया, इट मीन्स टाइम क्या करेगा? घट जाएगा। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है। क्या पूछता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैटलिस्ट? कौन सा स्टेटमेंट कैटलिस्ट को लेकर के करेक्ट है? तो आपके माइंड में एक बात तो याद है क्या? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या देखेंगे? कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक एक बात को समझेंगे कि कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं। क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है? तो ये बोलेंगे कि कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाता है। मतलब आगे बढ़ने का स्पीड और पीछे जाने का स्पीड। जैसे कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अब जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th चैप्टर इक्विलिब्रियम, वहाँ ये बातों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझाएं। क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ देखने को मिलता है जनरली? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? अब समझा था बहुत। वो रिएक्शन जो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है।
मतलब आगे बढ़ने का दर और पीछे बढ़ने का स्पीड, मतलब दर सेम हो या स्पीड सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्शन जितनी गति से आगे बढ़ रहा है उतनी गति से पीछे जा रहा है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कांस्टेंट होता है। दो बातों का ध्यान रखेंगे, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। हम क्या पूछ रहे थे कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे ना, आप समझे क्या कि कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन। अब बात समझेंगे, क्या वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, तो बोलेंगे नहीं। क्या करता है फिर बताइए। तो बस ये समझिए ना कि कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने में जल्दी हेल्प करता है। मतलब जो इक्विलिब्रियम एकदम धीरे आ रहा होगा ऐसे करके, ये समझिएगा। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, धीरे 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 बढ़ रहा है। अब ये कौन सा कंडीशन बताओ जहां पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। अब जो चीज धीरे आए ना, जैसे कैटलिस्ट डाल देगा ना, अब ये प्रोसेस धीरे ना को जल्दी हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम वहीं आएगा, उसी जगह पे आएगा, लेकिन टाइम घट जाएगा। तो कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम फास्टर। मतलब इक्विलिब्रियम को पहुंचने में, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में जल्दी सहायता करता है। ठीक है, तो कुछ बातें मैंने बता रखा है। लास्ट में बताया था कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो इंक्रीज नहीं करता उसको क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। कैटलिस्ट क्या डिस्टर्ब नहीं करता बताओ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, कुछ बातें और बता रहा कैटलिस्ट को लेकर। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। मतलब उसकी उपस्थिति से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसकी उपस्थिति से ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको कोई होमवर्क दिए हैं पढ़ने के लिए शाम तक, कि बेटा हम आएंगे शाम को तो पूछेंगे। आप मस्ती कर रहे हो या छोटा सा टॉपिक है पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे अचानक से पता चला पापा जी का पैर का आवाज़ आप सुन लिए, आपका स्पीड पढ़ने का बढ़ जाएगा। क्या हुआ बताओ, क्या वो रिएक्शन करा रहे हैं, क्या आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं। उनकी उपस्थिति ही काफ़ी है आपके पढ़ाई के स्पीड को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है, यानी कैटलिस्ट का प्रेजेंस ही काफ़ी है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रिएक्शन को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। किसको लेकर बता, कैटलिस्ट को लेकर। एक लास्ट टाइम बता दे रहा है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन। और क्या करता है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में जल्दी सहायता करता है। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ को पहले आप लोग देखिए ध्यान से। हमने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रखा है और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख रखा है। यहां भी वही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये वाला जो ग्राफ है इसमें देखो और से देखेंगे तो यहां पर जो दिख रहा है रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के एनर्जी से ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से ज़्यादा है। अब जैसा कि सबको पता होगा, नाम सुना होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन हम एनर्जी देते हैं, यानी हीट एंड इंथैल्पी देते हैं। तो जब एनर्जी देते हैं ना तो प्रोडक्ट वाले का एनर्जी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है रिएक्टेंट के एनर्जी से, तो हम उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो का मतलब क्या था, वो प्रोसेस जहाँ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट से कम होता है। तो ये क्या लिखा है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफ देख कर ना, अगर आप थोड़ा सा
कॉम्पिटिटिव लेवल का सोच रहे हो ना, तो ग्राफ देख करके पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ग्राफ है। आप देख लीजिए ग्राफ से, ई आर, ये जो लाइन है पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब आर से पी नामक कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मुझे यहाँ बीच में लिखना हो तो समझिए कि आर से पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए इतना तो समझ में आ गया, बेसिक चीज़ अब समझा दिया। अब ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने लिखा है ई आर, क्योंकि ई आर मतलब रिएक्टेंट एनर्जी। यहाँ देख ले, ई पी मतलब प्रोडक्ट एनर्जी, ई टी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से पूछ रहे हैं, बोल रहे ई आर मतलब रिएक्टेंट एनर्जी, ई पी मतलब प्रोडक्ट एनर्जी, ई टी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। इसका यूज होने वाला है जब हम आपको आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे तब। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बात और आपको बता दो बाबू, जब तक रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर से पूछ रहे हैं, अब आपके मन में होगा कि सर ये जो ई आर तो समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट का एनर्जी है, ई पी समझ में आ रहा है सर प्रोडक्ट का एनर्जी है, ई टी क्या है? ई टी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हिंदी में देहली ऊर्जा कहते हैं। ई टी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को एक्वायर करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। फिर से बोल रहे हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक्वायर्ड करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। आप समझिए ऐसे ना कि आप मान लीजिए केमिस्ट्री के एग्जाम दे रहे हैं, 70 नंबर का आपका पेपर होता है, तो पासिंग मार्क्स 23 है, तो वो बैरियर कितना है बताओ जिसको क्रॉस करना जरूरी है? 23। तो जो 23 है ना, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और आपका टेस्ट में नंबर है 17, 18, वो कौन सा एनर्जी है जो आपका बार बार आ रहा है, यानी कौन सा एनर्जी है? रिएक्टेंट का एनर्जी है। अब ऐसे समझ में आ रहा है कि वो बैरियर कितना है बताओ, मिनिमम कितना पासिंग मार्क्स है बताओ? तो 23 मार्क्स आउट ऑफ 70, और आपका टेस्ट में आ रहा है 17, 18, वो कौन सा आपका रिएक्टेंट का एनर्जी? आपको और कितना बढ़ाना है बताओ? मतलब आपको 17 आ रहा है और पासिंग है 23, तो आपको कितना इंक्रीज करना है बताओ? तो 6। तो जो एनर्जी आपको इंक्रीज करना है ना, जो एनर्जी इंक्रीज करना है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा बता रहे हैं, एकदम बेसिक से समझ लीजिएगा। फिर से बोल रहा है, ई आर क्या है? रिएक्टेंट का एनर्जी। ई टी क्या है? वो पासिंग एनर्जी है, वो बैरियर है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। इसका एक नाम और डाल सकते हैं, क्या? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, जो कि रिएक्टेंट को किसी हाल में क्रॉस करना पड़ेगा तब जाकर के प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना कि आपका केमिस्ट्री के एग्जाम में 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 23 पासिंग मार्क्स है, तो 23 हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो बैरियर है जिसको आपको क्रॉस करना है, तो फेल हो जाओगे। और आपका 17 मार्क्स आ रहा है, यानी वो रिएक्टेंट वाला एनर्जी है। कितना और इंप्रूव करना है? कम से कम कितना इंप्रूव करना है? तो कम से कम और कितना इंप्रूव करना है? 6 मार्क्स। तो ये जो कम से कम कितना इंप्रूवमेंट करना है? 6 मार्क्स, वो तुम्हारा है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? पक्का? उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। अब ये समझ में आ रहा है क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट, और द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी एक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। टू क्रॉस द एनर्जी, मैं शब्दों को पकड़ेगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक नाम क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कम से कम ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये इंडो वाला, ये एक्सोथर्मी का ग्राफ है और ये इंडोथर्मी ग्राफ है, तो इससे कोई आपको डायग्राम देख करके पकड़ लेना कि इंडो और एक्सो क्या है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये पढ़ा क्यों रहे? कैटलिस्ट का टॉपिक में ये क्यों पढ़ा रहा है? समझिए क्यों।
वो इसलिए बाबू कि ये जो दोनों ग्राफ हमने बना रखा है इन द विदाउट कैटलिस्ट, ये जो ग्राफ जो दोनों बना रखा है विदाउट कैटलिस्ट बना रखा है। आपके मन में आएगा ना कि कैसे सर कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ा देता है, कैसे बढ़ा देता है, वही तो सिखाने के लिए डायग्राम बनाया है, कैसे कोई कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अब सिखाते हैं बाबू। होता क्या है कि जैसे हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो इस एनर्जी बैरियर को नीचे की तरफ घसका देता है। समझ में आया कैसे स्पीड बढ़ गया? यानी ऑब्जेक्टिव एक और क्लियर करवा दिया। पहले वाला जो ग्राफ था वो विदाउट कैटलिस्ट था। ये वाला ग्राफ क्या बताओ, जो मैं ग्रीन लाइन से यहां दिख रहा हूं, ये कौन सा कब है बताओ? ये विथ कैटलिस्ट वाला, विथ कैटलिस्ट वाला है, विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। पकड़ में आ गया कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैसे स्पीड को बढ़ाता है बताओ? तो कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डाल देते हैं वो एनर्जी बैरियर को ही नीचे घसका देता है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है बताओ? अब एग्जाम पूछेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एनर्जी बैरियर। अच्छा सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताओ क्या बोलोगे? तो कैटलिस्ट डिक्रीज द एनर्जी बैरियर। अब बाबू जैसे आप समझो ना कि कितना मार्क्स आपका आया था? 17 मार्क्स। पासिंग कितना? 23। टीचर बोला चल तू 20 ला दे, तुमको पास कर देंगे। कितना ला दे? 20। मतलब टीचर आपके लिए 3 मार्क्स घटा दिया। तू 20 ला, 3 मार्क्स तुमको ग्रेस मार्क्स ऐसे दे देंगे, ऐसे समझ लीजिए। मतलब तुम 20 ला दे तो आपके लिए टीचर क्या किया बताओ? पासिंग मार्क्स को घटा दिया। यार कम से कम 3 तो ला दे, 6 चाहिए था। 23 पासिंग मार्क्स, 17 आपका आ रहा है। कितने क्या हो सकता थे? 6 मार्क्स थे। बोले सर 6 तो नहीं आ सकता, 3 तक कोशिश कर कोई बात नहीं, तू 3 ला दे। तुम्हारे लिए क्या किया टीचर? उस बैरियर को रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? यानी कि पासिंग करने का आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है ब्लैक वाला, वो विदाउट कैटलिस्ट है। ये कौन सा बताओ? विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट, विद आउट कैटलिस्ट। अब समझ में आ रहा है कि मैंने ग्राफ क्यों बना रखा था? ये समझाने के लिए कि कैटलिस्ट का रोल समझो क्या करता है। सभी बातें क्लियर होगी। ग्राफ मैंने क्यों बना रखा है, कैटलिस्ट का वर्क क्या है, मैं लास्ट में 1 मिनट और लेकर के दोबारा इसको रिकॉल कर लेता हूँ। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तुम 9th क्लास से रट्टा मार लिया होगा, लेकिन आज तुमको पता चला होगा क्या कि स्पीड कैसे बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी बैरियर को ही नीचे घसका देता है। एनर्जी बैरियर को नीचे घसकाने के मतलब आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी को घसका दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को घसका दिया। इस वजह से क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है। अच्छा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगा तो रिएक्शन का टाइम घट जाएगा। इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट डिस्टर्ब नहीं करता, बस इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में जल्दी हेल्प करता है। ठीक है, रिएक्शन को रोकता कौन है? तो इनहिबिटर नामक चीज। ठीक है, ER समझ में आ गया, EP हो गया। ET क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ये क्या बताओ? वह एनर्जी जो रिएक्टेंट को दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके? एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब EA निकालने का तरीका क्या बताओ? ET माइनस ER। मैंने सब चीज़ बेसिकली आपको समझा रखा है। डायग्राम देख करके बता देना कि कौन एंडोथर्मिक है कौन। अच्छा, जो ग्रीन वाले से पहले मैंने जो छोड़ रखा था वो नॉर्मल डायग्राम था विदाउट कैटलिस्ट वाला। अब जो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है क्या है? वो विथ कैटलिस्ट वाला। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। कुछ बातें और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। चलिए,
यहां लिख लेते हैं रोल ऑफ कैटलिस्ट। क्या कर सकता है? रोल ऑफ कैटलिस्ट लिख लेते हैं ताकि याद रहे। कितना किस चीज से आप याद नहीं कर सकते तो लिख देते हैं। क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन। तीसरा, डिक्रीज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी बैरियर। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। डू नॉट डिस्टर्ब equilibrium point but help to achieve equilibrium faster. Do not disturb equilibrium but help to achieve equilibrium faster. ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। और क्या? कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्वांटिटी जो होता है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होता। कैटलिस्ट क्वांटिटी डू नॉट चेंज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, ये सब कैटलिस्ट कर। और कुछ बात बता दें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ, रुक जी। और बता दे रहे कैटलिस्ट अफेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली। मतलब किसको अफेक्ट नहीं करेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस को अफेक्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज गिव्स एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, गिव्स एनर्जी। ये बाबू बिल्कुल ध्यान रखिए। कैटलिस्ट गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता। किसको चेंज करता है बताओ? थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। लेकिन किसको डिफेक्ट नहीं करता बताओ? गिव्स एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता। प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैटलिस्ट गिव्स एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये सभी बातें थी किसको लेकर के बताओ? कैटलिस्ट को लेकर के। किसका बता रहे बताओ? रोल ऑफ कैटलिस्ट का आपको पता चल गया होगा। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बेटा, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम बट हेल्प टू अचीव इक्विलिब्रियम फास्टर। कैटलिस्ट अफेक्ट स्पॉन्टेनियस ओनली। किसको? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली। किसको अफेक्ट कर सकता है बताओ? सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। किसको? और कैटलिस्ट डू नॉट चेंज गिव्स एनर्जी। मतलब कैटलिस्ट का गिव्स एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैटलिस्ट का गिव्स एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता रखा है। आप इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए या 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए या 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़, जैसे पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़िए जरूर। डायग्राम से समझा दिया। कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी बैरियर को घटा देता है। इस तरीके से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक वर्ड आपको और पढ़ा देते हैं। एक कहीं मिलेगा आपको चैप्टर 5 में प्रमोटर नाम का। जैसे कि आपके सीबीएसई के सिलेबस तो हट चुका है। प्रमोटर एक होता है, प्रमोटर क्या करता है? इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है।
कोई एग्जाम्पल बताए, पढ़ा होगा जो लोग लड़का पी ब्लॉक पढ़ा होगा ना, सीबीएसई का तो सिलेबस हट चुका। पी ब्लॉक एक चैप्टर जहाँ तुमने पढ़ा होगा अमोनिया का फॉर्मूला, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में जो तुमने पढ़े होगे तो N2 + 3H2 2H3। तो इस प्रोसेस में जो आयरन है ना वो कैटलिस्ट है और जो मॉलिब्डेनम है वो प्रमोटर है। क्या बोला मैंने? हैबर प्रोसेस में जो मॉलिब्डेनम है वो प्रमोटर है, एमओ जो है वो प्रमोटर है मॉलिब्डेनम, और आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैटलिस्ट क्या प्रमोटर क्या करता है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये भी एक नया चीज आपको पढ़ा दे क्या, प्रोमोटर क्या होता है। तो प्रोमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये चैप्टर 5 में पढ़ने को मिला होगा, प्रमोटर, इनहिबिटर, पॉइजन, ये सब मिला होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए धड़ाधड़। अब हम पढ़ेंगे क्या? आर्हेनियस इक्वेशन। आप इसके स्क्रीन जल्दी लीजिए। आइए आर्हेनियस इक्वेशन को देख लेते हैं। जैसे कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे क्या कि आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले वाले का नाम था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और दूसरे वाले का नाम था आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लो। वो ये है कि ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा देखा गया क्या कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट जो है वो लगभग डबल हो जाता है। तो इसका मतलब अगर एग्ज़ाम में ये पूछे कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है तो आप टेम्परेचर पे टिक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी है, स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 1-2 बार तो आया भी था कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, तो आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एकदम बेहिचक टिक मार लीजिएगा, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी गया कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते ही रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाता है। इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था उसका नाम था वेन हॉफ, जिसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हुए। लेकिन उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस को अच्छी तरीके से जो बताया उसका नाम है आर्हेनियस। और उसने सेटिस्फाई करने के लिए या आप मैथमेटिकल जो इक्वेशन दिया था उसका नाम क्या? K = A e⁻ EA/RT, जो कि बोर्ड पे देख रहे हो। तो प्लीज़ आप इक्वेशन को पहले तो ध्यान से पढ़ लो कि K = क्या है? A e⁻ EA/RT। ये मैक्सिमम लोग गलत कर देता है, ध्यान से नहीं पढ़ता, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाता है। पूछता है कि इनमें से कौन आर्हेनियस इक्वेशन है? K = A e⁻ EA/RT। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स, आपसे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे नहीं बनेगा विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इसका गारंटी है। तो हम चाहते हैं क्या है कि क्वेश्चन इजीली बन जाए विदाउट कैलकुलेटर के। एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ रहेगा नहीं, तो कैसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं उसको करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो करना क्या है कि हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। जब भी बोलेगा ना कि लॉग लीजिए तो कौन सा लॉग लेते हैं? वो है नेचुरल लॉग। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा कि ln k, ln, अब इसको आप m और n वाले फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा। ठीक है, m और n वाले फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा। ln k, log m n का फॉर्मूला क्या था सबको पता होगा, log m + log n, उस फॉर्मूले पर तोड़ दिए तो log a + log e⁻ EA/RT। तो क्या होगा? log k = log a, जो पावर है वो आ जाएगा आगे, तो -EA/RT log e। अब आपको बता दे कि जो ln होता है उसका बेस e होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस e होता है। ठीक है,
तो बेस ई है। जब बेस ई होता है ना और सामने में ई लिखा होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे कि आप सभी लोग एक रट्टा मारा होगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू। तो जब बोलते हैं log 10 का वैल्यू 1, इट मीन्स उसका बेस 10 है, तभी 10 का वैल्यू 1 होता है। जैसे यहाँ देख लो, अगर यहाँ इसका बेस कितना 10 है, तो अगर यहाँ तुमसे कोई पूछे log 10 का वैल्यू बता तो 1। क्यों 10 बताओ? क्योंकि यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, वैल्यू हो जाएगा 1। तो वैसे बेस भी ई है और यहाँ भी है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अभी भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब किसी स्टूडेंट को जानना है कि सर ln में log में क्या अंतर है, अब बाबू आप ना वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कैलकुलेटर खोलिएगा अपने फ़ोन का, उसमें मिल जाएगा क्या कि log भी लिखा होगा और ln भी लिखा होगा, और दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता। और ये हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे जब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का डेरिवेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 ले लेते हैं। तो ln की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? 2.303 log k इक्वल टू, यहाँ भी तो ln है, तो 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। हम क्या कर रहे हैं? पूरे इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये इक्वेशन, और इस पे हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। और हम लोग अभी लास्ट में वीडियो क्वेश्चन करेंगे भी। हियर k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, a हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या इसको बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये हमारा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका जो यूनिट है ध्यान रखिएगा, जूल पर मोल। और k जो हमारा है वो गैस कांस्टेंट है, और इसका यूनिट क्या है? कौन सा देखिएगा? जूल पर मोल केल्विन, जूल पर। अच्छा, दोनों यूनिट कन्फ्यूज मत हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी हमें ना यूनिट से पकड़ना होता है क्या दिया हुआ है। तो जूल पर मोल ये का यूनिट है, और आर का क्या है? जूल पर मोल केल्विन। और कितना होता है आर का वैल्यू? यहाँ आपको लेना है 8.314। यहाँ यूज करेगा पूरे केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी आर का वैल्यू यूज करेंगे 8.314 यूज करेंगे। वैसे तो आर का वैल्यू कई हो सकते हैं, ठीक है। और टी यहाँ पे टेम्परेचर में है, और जिसका यूनिट होगा केल्विन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको एक बात और क्लियर कर दें। क्या यहाँ ये जो वैल्यू दिख रहा है क्या, e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसके बारे में डीपली पढ़ाऊंगा जब मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा। ये फिलहाल ध्यान रखिए, इसमें न्यूमेरिकल है एक तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसका एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। फिर से पूछ रहे हैं, E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसका एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि इस पे एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में, इंटेक्स क्वेश्चन है 2.9 या 2.8 है। तो उस क्वेश्चन पूछा है क्या कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, तो आपको एक आइडिया लगेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन है इसमें बताओ। तो E का पावर माइनस ई ए बाई, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एग्जाम में एक बात और बता दें लास्ट में जाते जाते, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो आप बोर्ड पे देख लीजिए। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे टेम्परेचर पर। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया, और इसको जो इलेबोरेट करके पढ़ेंगे उस पे भी न्यूमेरिकल पूछा गया, ठीक है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
आइए इक्वेशन को आगे देखते हैं, जो कि थोड़ा सा उसको इलेबोरेट यानी कि थोड़ा सा फैला करके लिखा गया। ऊपर क्या लिखा है जो हम डिराइव किए थे, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रखे थे क्या कि ऐसा देखा गया रिएक्शन में क्या कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट 2 गुना हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं क्या कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब इसी फिनोमिना को पकड़ के हम आगे कुछ इक्वेशन को थोड़ा सा फैला रहे हैं। वो क्या रहा है, मान लेते हैं क्या एट टेम्परेचर T1 तापमान पर रेट कांस्टेंट को हम K1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे K लिखा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, K1 लिख देंगे। log A अपने जगह पे माइनस ई ए बाई 2.303, जहाँ T था ना वहाँ T1 कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट बिकम्स K2, तो T2 पे इसको क्या मान लिया बताओ, K2 मान लिया। जैसा कि पहले बता रखे हैं, K के जगह पे यहाँ पे रख देंगे K2 और T के जगह पे यहाँ रख देंगे T2। ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं करना। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2 यानी दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दो। तो LHS में से LHS को घटाएंगे, RHS में को RHS से घटा देंगे, तो log K2 माइनस K1। अब ये वाला टर्म को इधर लिख दो, तो log A माइनस ई ए 2.303 RT2 माइनस इस वाले टर्म को इधर लिख दो, log A माइनस ई ए 2.303 T1 RT1। साफ साफ दिख रहा है RT1। अब जैसा कि आप log K2 बाई K1 को क्या लिख सकते हैं, log K2 माइनस K1 को क्या लिख सकते हैं, log K2 बाई K1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। log M माइनस N इक्वल टू क्या होता है, log M माइनस N इक्वल टू क्या होता है, log M बाई N होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिखा गया है, इसके जगह पे क्या लिखा गया बताओ, log K2 बाई K1 लिखा गया। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना, यहाँ खोल के लिखें तो क्या आएगा, log A माइनस ई ए बाई 2.303 RT2 माइनस log A। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ई ए बाई 2.303 RT1। अब इससे ये वाला चीज कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, इस प्लस वाले को पहले लिख दो और इस माइनस वाले को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से। ठीक है, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये कॉमन हो सकता है, 2.303 R कॉमन हो सकता है। तो फाइनली क्या बनेगा हमारा, log K2 बाई K1 माइनस ई ए बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1 माइनस T1 सॉरी 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब आपके मन में ये सवाल आएगा क्या कि सर ये इक्वेशन बनाए क्यों है। ये इक्वेशन इसलिए बनाया गया है क्या कि जब टेम्परेचर को चेंज किया जाए 10 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री 200 डिग्री, T1 से T2 चेंज किया जाए, तो उस समय उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। इसीलिए इस इक्वेशन को पढ़ा गया, क्योंकि सबको ये बात तो पता है कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट 2 गुना होगा, 20 डिग्री बढ़ाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 30 डिग्री बढ़ाएंगे तो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या जानना था क्या कि जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे T1 से T2 में, तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको निकालने के लिए इक्वेशन को बनाया गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा ग्राफिकल इक्वेशन देख लें, ये भी पूछा गया इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल इक्वेशन किस पे, इस पे, इस इक्वेशन का ग्राफिकल पढ़ेंगे। बाकी का बोलो तो हम इसका ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेनली पूछता है इसका ग्राफिकल इक्वेशन पूछ लेता है। ठीक है,
इसका ग्राफिकल इक्वेशन आपसे पूछ लेता है। अब पूछ लेता है तो इसको कैसे करेंगे? तो बाबू इसको हम log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 r 1/t, और इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो, log a लिख सकते हैं। लिखने का कारण क्या था कि इसको हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे, और हमारा जो ग्राफ बनेगा, आपको तो पढ़ा है ना किसके जो k और t में रिलेशन है, तो इसको प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे। इसके साथ जो दिख रहा है ये हमारा स्लोप है, तो y इक्वल टू mx, और ये हमारा हो गया c। तो कुल मिला के y इक्वल टू mx प्लस, ये सबको पता है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो y एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे? log k को। x एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे? 1/t को। 1/t को हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, 1/t को। अब बताओ ये log a क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ कट करेगा बताओ? तो कहीं ना कहीं पर y एक्सिस पे कट करेगा। अब बताओ ये स्लोप कैसा दिख रहा है? निगेटिव। तो स्लोप जब निगेटिव तो पक्का ग्राफ कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव तो यहाँ से कहाँ चल जाता? ऊपर चल जाता। तो यहाँ जो स्लोप का वैल्यू है वो किसके इक्वल है बताओ? माइनस ई ए बाई 2.303 आर के इक्वल है, ठीक है। माइनस ये 2.303 आर जो है ये स्लोप को इंडिकेट करा। आपके मन में एक सवाल और गूंज रहा होगा, सर आप यही सीक्वेंस, अरे बाबू आप ना y एक्सिस पे कहीं ले लीजिएगा, जो कट किए है ना वो एक्चुअली में log a है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? log a है। तो यहाँ जो log a है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपसे एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये ग्राफ ना मिलता जुलता है किसके जैसा? इस ऐसा ही ग्राफ, अगर इस पे ना ध्यान दे करके log के और इस पे ना ध्यान दे करके खाली ग्राफ का डिजाइन देखेंगे ना, तो ये ग्राफ आपको मिलता जुलता मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। सेम ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही बना था, मतलब एक ही जैसा बना था। अगर थोड़ा सा ध्यान हटा देंगे ना आप पकड़ नहीं पाओगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? यहाँ पर CR0 था, यहाँ R0 था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर log R था, आर्हेनियस में यहाँ पे log K। तो ग्राफ देखने में तो एक जैसा है बट है अलग अलग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, किसका ग्राफ है तो आप थोड़ा सा देखिएगा किसका ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफिकल किसका रिप्रेजेंट है बताओ? इस इक्वेशन के ग्राफिकल फॉर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट तो खत्म हो गया, डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म, अब हम पढ़ेंगे सीधे सीधे न्यूमेरिकल क्या बनता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इस पर जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और एक एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा क्या कि जब भी एग्जाम देने जाए ना तो कम से कम एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल जरूर बना के जाएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। लिखा है क्या? द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, मतलब टेम्परेचर अब हम लोग को दे रखा है 500 केल्विन और 700 केल्विन। अब इस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दे रखा है 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA और A। इन्हें आपको पता चल चुका है कि 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट 0.02 है और 700 केल्विन पर 0.07 है, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया उसको पहले लिख लें। T1 दिया 500 तो K1 कितना हो जाएगा? 0.02, 0 पॉइंट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, 0.02। सिमिलरली T2 कितना? 700 तो K2 दे रखा है 0.07। EA और A क्या होगा? तो जैसे कि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन डिराइव किया था उसी पे बन जाएगा। आपसे पहले ही बोला था जब डेरिवेशन के बाद कि T1 T2 पे K1 K2 पता रहेगा, तो क्या निकालने को बोलेगा बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है,
log K2 by K1, log K2 by K1 इक्वल टू EA 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। एक आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आप सॉल्व नहीं कराते बाबू, मैं आपका टाइम बचाता हूँ। अगर मैं आपके सामने इस पर लिखना शुरू करूँगा फिर इस पर सॉल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं और सीधे समझाते हैं कि आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है, समझने से मतलब है अब हम क्वेश्चन लिख के बताएं या लिखने के बाद समझा दें। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग K2 by K1 इक्वल टू EA 2.303 R ब्रैकेट में 1 by T1 माइनस, ये डिराइव अभी तक किए थे। तो K2 का मान कितना था 0.07, K1 का कितना था 0.02। अच्छा दोनों का डेसिमल हटेगा तो 7/2 आ जाएगा, 7/2, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, इधर देख लेते हैं 2.303 R का वैल्यू हम बताया था कितना रखना है 8.314 रखना है। T1 दे रखा है 500 और T2 दे रखा है 700। अब 700 माइनस 500 नीचे क्या जाएगा 500 इंटू 700, 2.303 और इंटू 8.314। लॉग 3.5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.544, 0.544 होता है वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मतलब 2.303 और 8.314 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 19.147 आ जाएगा। ठीक है, अब 700 में से 500 घटाएंगे तो हमारा ऊपर 200 आ जाएगा और नीचे 500 इंटू 700 है तो डबल जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर बच जाएगा 2, तो 2 से 500 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा 250। अब 250 इंटू 7 कितना हो जाएगा तो 1750, यानी कि 1750 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब वही रखा 0.544 इक्वल टू EA। अब इन सभी चीज़ों को इधर लेके आ जाओ तो EA निकल जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो EA आया था वो 18,090.91 जूल पर मोल आया था। तो EA तो हमारा काम खत्म, EA निकल गया। अब मुद्दा कहाँ है, A को लेकर के इक्वेशन नंबर जिससे हम लोग जिस इक्वेशन से इसको डिराइव किए थे, या ये बोलिए कि जिस इक्वेशन से हम लोग ग्राफ बनाए थे। तो फॉर्मूला क्या था, log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT था। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम K1 लेंगे तो यहाँ T1 ले लेना, और K1 हम लोग को दिया था लेकिन हम लोग से क्वेश्चन पूछा कि A निकालना है, तो इस वाले टर्म को ना इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा log K1 प्लस EA बाई 2.303 RT1। अब इस टर्म को इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना तो मैथ आता ही होगा यार। अब हम क्या करेंगे, K1 का मान रखेंगे 0.02, EA का मान रखेंगे 18,093.91 और 2.303 और R का मान रखेंगे 8.314 और T1 रखेंगे 500। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको डिवाइड करने के बाद हम थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं, हमारा वैल्यू आया था 1.899 आया था, 1.899 आया था। और इसका जब हमने लॉग देखे थे ना तो आया था -1.698, -1.698। अब इसमें से इसको घटा दो तो log A इक्वल टू क्या आ जा रहा है 0.191, log A इक्वल टू क्या रहा है 0.191 आ रहा है। तो अब अगर हम थोड़ा सा साइड में बात करेंगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/log 0.191, या A इक्वल टू लिख सकते हैं log इनवर्स 0.191। और लॉग इनवर्स को हम लोग कहते हैं एंटी लॉग, यानी A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग 0.191। अब अगर आपको एंटी लॉग देखने आता होगा तो आप वैल्यू देख करके लिख दीजिएगा, नहीं आता होगा तो पेपर में एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर घर बैठ करके बना रहे होंगे ना तो पीछे जो NCERT का बुक है ना, पीछे जाके देखिएगा, लॉग देखना ही बता रखा है और एंटी लॉग देखना ही बता रखा है।
तो जब हम ए का एंटी लॉग कितना रहा पता 0.19, ये लगभग ए जो होगा ना 1.6 के आसपास आएगा। ए का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.6 के नियर अबाउट होगा। इसका वैल्यू ए का जो वैल्यू आएगा 1.6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें कि ए निकालना सीखे और हम लोग क्या निकालना सीखे मतलब ए। अब हम कुछ सवाल और करेंगे जो पूछे गए, फिर आगे बात करें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन लिखा हो C2H5 पाई, जब डिकम्पोज हो रहा है तो C2H4 और HI बन रहा है एट 600 केल्विन। यानी बात समझेंगे ना कि 600 केल्विन पर हमको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। कितने केल्विन पर, 600 केल्विन पे, और हमें इस क्वेश्चन का एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ है। और तो हमसे पूछ क्या रहा है, रेट कांस्टेंट K2 एट 700 केल्विन, यानी कि 600 केल्विन पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और 700 केल्विन पर रेट कांस्टेंट कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करके बता देना। कोई दिक्कत नहीं, T1 600 केल्विन है तो K1 1.60 इंटू 10⁻⁻5 है। ठीक, ये 209 किलो जूल पर मोल, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इतना जूल पर मोल होगा। T2 700 केल्विन पे K2 हम लोग को पता कर लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला log K2/K1 प्रूफ किए थे, तो K2/K1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log K2 - K1 लिख सकते हैं, इक्वल टू EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब K1 का वैल्यू हम लोग को दे रखा 1.602। अब हम लोग यहाँ पे ना M और N वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, log, यहाँ लिख लेते हैं log K2 log 1.60 प्लस log 10⁻⁻5 इक्वल टू 209,000, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं। नीचे 2.303 8.314 और यहाँ रख सकते हैं 700 माइनस 600, नीचे आ जाएगा 600 × 700। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -4.796 आएगा, -4.796 आएगा। और उधर जैसे यहाँ लिखा है वैसे लिख दिया। अब 700 में से 600 जाएगा तो 100 आ जाएगा, और नीचे 700 × 6 तो 0 0 कट जाएगा। अब इन सबको सॉल्व कर देंगे ना तो हमारा वैल्यू आएगा 2.59 आएगा। अब बताइए, अगर मैं इसको लिख करके अभी मैं आपके सामने सॉल्व करने बैठता हूँ बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो हम टाइम बचा करके बता रहे हैं ताकि टाइम कंज्यूम कम हो और जल्दी समझ में आ जाए। अब इन पूरे को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो, 2.59 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो log K2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -2.197। log K2 बराबर क्या आ जाएगा, -2.197। अब log नीचे जाएगा और फिर ऊपर है तो log इनवर्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी लॉग। तो या तो तुम K2 का मान इतना लिख के छोड़ दो, नहीं आता है तो अब या तो एंटी लॉग आता होगा तो पीछे बुक्स में दिया होगा, अब चेक कर लेना। इसका जो सही आंसर आएगा, सुनो बता दे आप लोग करना क्या होता है बाबू, जो डेसिमल के पहले दिख रहा है ना इसको पावर में ले लेते हैं, और डेसिमल के जो उधर दिख रहा है ना उसका हम लोग एंटी लॉग देखते हैं। तो मैं अभी देखा हूँ तो जो वैल्यू आ रहा था 0.636 आ रहा था, 0.636 आ रहा था। अब डेसिमल को जब इधर लेके जाएंगे तो 6.36 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का
700 केल्विन टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट आएगा 6.36 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स क्यों बोल रहे हैं बताओ, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट कांस्टेंट आता है टाइम इनवर्स आता है। अगर नहीं पता तो आप पिछला वीडियो को जाकर के देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 6.36 इंटू 10⁻³ आएगा। देखो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है इसका, कैलकुलेशन। अभी इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेंदी लगेगा, बाकी लेंदी है बट इजी है, ठीक है। एक दो सवाल और कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहा है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन। जैसे कि हम स्टार्टिंग में बताए थे क्या, कि ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाता है। तो क्या बोले, कैलकुलेट ई। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना बता, 298 केल्विन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 कितना दे रखा है 298, तो रेट कांस्टेंट कितना मान लो, नहीं दिया है तो K1 मान लो। T2 कितना 10 डिग्री जोड़ दो तो 308 हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पहले का 2 गुना यानी 2K1। एक्चुअली में ये है क्या, ये हमारा K2 है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ले लो, log K2/K1 इक्वल टू EA 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। अब K2 जो तो हमारा 2K1 है, तो K से K1 से K1 कटे तो log 2 बच जाएगा। अब 2.303 इंटू 8.314 यहाँ रखेंगे 298 और यहाँ रखेंगे 308। एलसीएम ले लो, तो यहाँ 308 माइनस 298, नीचे 308 गुणे 298। जब हम इन दोनों को सॉल्व किए तो हमारा है 19.147। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 208 है, 308 गुणे 298 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको लग रहा है कि log 2 का, अब इन सबको इधर लेके आ जाओ, हमारे ये निकल जाएगा। तो log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.301। अब ये इधर आएगा तो 19.147। अब इन दोनों को इधर लेके आ जाओ तो 308 गुणे 298 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा EA। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने में हमारा आया था 528973.86 डिवाइड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 528, एक डेसिमल इधर आ जाएगा तो 52897.38 मतलब 52,897.38 जूल पर मोल। अब इसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से और डिवाइड कर देना तो हमारा आंसर हो जाएगा 52.897 किलो जूल पर मोल। अगर मुझे जूल में टिक आउट करना होगा तो 52,897.38 जूल पर मोल, और किलो जूल में करना होगा तो 52.897 किलो जूल पर मोल। सिंपल सवाल है। T1 दे रखा था 10 डिग्री बढ़ा दो तो T2 आ जाएगा, और 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सवाल सिंपल था। अब एक सवाल और कर लेते था, कौन सा आपको मैंने बताया था क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर धीरे धीरे हम उसको करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखो इज 209.5 किलो जूल पर मोल at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules whose energy equal to or greater than activation energy. ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं आपको आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा रहा था। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग x मान लिए, और एक किसके इक्वल होता है, e का पावर माइनस EA/RT होता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू e का पावर माइनस EA/RT। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, प्रोसीजर पुराना ही है। तो ln x इक्वल टू ln e का पावर माइनस EA/RT। तो ये वाला टर्म कहाँ आ जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा, जो पावर दिखता है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो माइनस EA/RT ln e, और अब आपको पता था जब बेस भी e होता है और ये भी होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो ln x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस EA/RT। अब ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log x इक्वल टू माइनस EA/RT, ठीक है।
तो log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 RT हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ई ए का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 209.5 जूल, किलो जूल में दे रखा है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे 2.303 R और T दिया, तो ये हो गया R ये और 581 T हो गया। इन सब को जब हम सॉल्व किए हैं ना, तो हमारा आंसर आ रहा है -18.83, -18.83। बाबू मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शायद एक क्वेश्चन हमसे जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे संशोधित कर देता हूँ, सुधार देता हूँ। क्या कि log x इक्वल टू -18.83, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो log हो जाएगा, ऊपर जाके log इनवर्स, उसको हम लोग कहेंगे एंटी लॉग। तो यानी हमें एंटी लॉग देखना है, -18.83 का देखना है, -18.83 का देखना है। तो एक बात थोड़ा सा पहले समझ लो, मैं अलग से बता दूँ। अगर कभी किसी का एंटी लॉग देखना हो ऐसा, अगर ये 18.83 होता ना, अगर ये 18.83 होता, अगर मुझे एंटी लॉग देखना होता 18.83 का, तो जो डेसिमल के पहले दिख रहा है ना, वो पावर में आ जाता है, और हमें एंटी लॉग एक्चुअली में इसका देखना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या है, यहां माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न में ऐसा ही था, मुझे वैल्यू याद नहीं आ रहा, माइनस करके था। ठीक है, माइनस करके था। तो अगर किसी क्वेश्चन में एंटी लॉग देखना और वैल्यू माइनस लगा, तो बाबू -18.83 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अपर लिमिट से घटाएंगे, इसके अपर लिमिट से इसको घटाएंगे। अपर लिमिट मतलब 18 का अपर लिमिट कौन है बताओ, 19 है। तो हम क्या करेंगे, 19 से इसको घटाएंगे, और जिससे घटा रहे होंगे ना, वो पावर में चल जाएगा, यानी 10 का पावर -19, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.17। हमें 0.17 का एंटी लॉग देखना होता है। फिर से बता दे रहे, सुन लो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि आपको एंटी लॉग देखना होगा 18.83 का, अर्थात इसके पहले प्लस लगा होगा। अब चाहे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग देखने का अच्छा तरीका क्या, डेसिमल के पहले वाले को पावर में ले लेते हैं। अगर 18 है तो 18 ले लेना, 2 होगा तो 2 ले लेना, 1 होगा तो 1 ले लेना, और डेसिमल के बाद वाले को हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग वाले टेबल में देख लेते हैं, एंटी लॉग वाले टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमारे प्रश्न में क्या है, 18 -18.83 है। बात क्या है कि अगर किसी हमें प्रश्न को सॉल्व करते समय माइनस में कोई वैल्यू आने लगे और हमें उसका एंटी लॉग देखना, तो बाबू माइनस को देखने के लिए एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो माइनस डेसिमल के पहले वाला जो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ 18 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अपर लिमिट से घटा देंगे, यानी कि 19 से इसको घटाएंगे, और जिस चीज से घटाएंगे ना, वो यहाँ पर पावर में चल जाएगी, यानी कि -19। अब 19 से इसको घटाएंगे तो 0.17 आ जाएगा, और एक्चुअली में हमें 0.17 का एंटी लॉग देख लेना है, और जो 0.17 का एंटी लॉग देखेंगे तो हमने वहाँ वैल्यू लिख रखा। देखिए एंटी लॉग हमें किसका देखना, -18.83 का। तो इसका अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है बताओ, इसका अपर लिमिट 19 है ना, तो जिससे घटाएंगे वो पावर में चल जाएगा, तो -90 लिख देंगे। अब घटाने के बाद आएगा 0.17, तो हमें उसका एंटी लॉग देखना है, तो क्या हो जाएगा, 1.47 हो जाएगा। तो एक्चुअली में -18.83 का जो एंटी लॉग होगा 1.47 इंटू 10⁻⁻19 होगा। 10⁻⁻19 इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न में लास्ट में थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया था, मैं सुधार दे रहा हूँ आखिरी में जाकर के, प्लीज़ सॉरी उसके लिए।
वहाँ पे आप वैसे ही करिएगा। माइनस अगर लगे होगा पहले तो उसके अपर लिमिट से घटाइएगा, और जिससे घटा रहे होंगे वो पावर में चलेगा। किससे यहाँ पे घटाए थे बताओ, 19 से, तो 19 पावर में चलेगा। घटाने के बाद जो आएगा उसको 90 लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। कौन कौन सा? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, दूसरा आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन, उस पर जो न्यूमेरिकल बन सकता है सब पढ़ा लेके। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रख लेंगे कि एंटीलॉग कब कैसे निकालना है। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो सकता है, हो गया, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं मैं जितना भी डाउट आपका बचा होगा ना सब मैंने क्लियर कर लिया। कौन कौन से टॉपिक से बताओ? स्टेट्स ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और आर्हेनियस इक्वेशन के जितने भी डाउट होंगे, जितने न्यूमेरिकल होंगे, मैं सब कवर कर रखा है। ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, खूब मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम के लिए पहले ही दे रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमको मैसेज करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।